सा देश चाहता है विश्व में अपनी धाक। अमेरिका की हरकतों से हिल जाता है संसार। विश्व की महाशक्तियां अब बाजार पर दे रही हैं ध्यान। आने वाले समय में चीन का कैसा रहता है रुख, और इन तमाम घटनाक्रम पर भारत का कैसा रहता है स्टैंड, इन तमाम हलचलों को देखने के लिए देखिए हमारे साथ वर्ल्ड दिस वीक सिर्फ जन टीवी पर। पेन, कॉपी, किताब, पेंसिल, करो इन सब को कैंसिल। आ गया है एजुकेशन का अंदाज निराला। आइए देखें अपनी कंप्यूटर शाला, सिर्फ जन टीवी पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। कंप्यूटर शिक्षा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में राजस्थान का जाना पहचाना नाम। मौत को दावत देते खुले बोरवेल। हर साल न जाने कितने मासूम अकाल मौत के आगोश में समा जाते हैं। हमारी छोटी सी लापरवाही न जाने कितने घरों के चिराग बुझा जाती है। आज ही संकल्प लें, खुले बोरवेल और मेनहोल को ढकें ताकि आज के नौनिहाल कल का भविष्य बन सकें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। एसएमएस करें 7737858461 पर, मेल करें info@jantv.in, फैक्स करें 0141 277 0335 पर। अब अपने वोटों से ही अपनी सरकार बनाओ। अवसर आया है चुनने का, इसका लाभ उठाओ। कैसे अपना सुख मांगोगे, वोट अगर ना दोगे, अपनी इस ताकत का कैसे लाभ जगत में लोगे। अपनी इस ताकत का कैसे लाभ जगत में लोगे। प्रजातंत्र के तुम प्रहरी हो, सबको ये बतलाओ। अवसर आया है चुनने का, इसका लाभ उठाओ। बड़े भाग्य से ही जीवन में ऐसा अवसर आता, बड़े भाग्य से ही जीवन में ऐसा अवसर आता। तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम ही हो मतदाता। तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम ही हो मतदाता। अपनी इस ताकत को अपना मत देकर मनवाओ। अवसर आया है चुनने का, इसका लाभ उठाओ, इसका लाभ उठाओ। नमस्कार, जेड टीवी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भारती और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ। राहुल को टक्कर दे सकती हैं स्मृति ईरानी। अमेठी से प्रत्याशी बनाने पर बीजेपी कर रही है विचार, तो सोनिया के खिलाफ उमा दे सकती हैं चुनौती। नमो की रैली में बेकाबू हुए युवा। गया में सभा के दौरान जमकर हुआ हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर बीसीसीआई आज देगा जवाब। गावस्कर को बोर्ड अध्यक्ष बनाने और टीम पर प्रतिबंध का कोर्ट ने दिया था प्रस्ताव। श्रीलंका के खिलाफ मतदान से भारत ने किया किनारा। मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे पर अमेरिका की शह पर पेश किया गया था प्रस्ताव। और सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ टीम के हौसले बुलंद, कैप्टन कूल पर दिख सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर।
की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के पठानकोट हाईवे पर आज सुबह आतंकवादियों ने एक कार पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कार सवार युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद आतंकवादी कार को लेकर भाग गए। फायरिंग करने वाले आतंकी सेना की वर्दी में बताए जा रहे हैं और घटना के बाद सेना और पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। वहीं रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा उमा भारती को उतारने पर विचार कर रही है, तो राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी अमेठी से अभिनेत्री स्मृति ईरानी को उतार सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी नेतृत्व स्मृति को उतारने को लेकर विचार कर रहा है। स्मृति ईरानी भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की करीबी मानी जाती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास हैं, जो काफी दिनों से अमेठी में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बिहार के गया में रैली से पहले हंगामा हो गया। मोदी को देखने के लिए रैली स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। मोदी की एक झलक देखने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। कुछ लोग मीडिया कर्मियों के लिए रखी गई जगह में घुस गए। इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने अवरोधकों से लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की। इससे लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस वालों पर बोतलें, जूते और पत्थर फेंके। इससे स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और हंगामा तब तक होता रहा जब तक मोदी ने भाषण शुरू नहीं किया। बिहार में विकास के अभाव के लिए केंद्र और राज्य की नीतीश कुमार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो तमाम पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि महिला होने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर काफी कम ध्यान दिया। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब आपके पास काफी कोयला था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां नेता 21वीं सदी की बात करते हैं, वहीं बिहार अब भी अंधेरे में है। इतने बड़ी दिग्गज नेता को चुन करके भेजा है। कभी मंत्री रहने का उन्हें सौभाग्य मिला है, संसद के अध्यक्ष पद को विराजमान होने का सौभाग्य मिला है। मैं सोच रहा था ये इलाका इतना विकसित होगा, इतनी हरियाली नजर आएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर से मैंने देखा यहां तो कुछ नहीं है। मैंने मेरे पायलट से पूछा, मैंने कहा यार कहीं गलती से कहीं और तो नहीं आए हैं, क्योंकि मीरा कुमार जैसी दिग्गज व्यक्ति यहां बैठी और ऐसी दशा, ये हाल मैं कल्पना नहीं कर सकता मित्र। ऐसा लगता है आपके इलाके पर ये बड़े बड़े नेताओं का बोझ पड़ गया है, बोझ। कभी कभी हमारे नाक के ऊपर एक आध मोटा सा कपड़ा आकर के गिर जाए ना, तो हमें सांस लेने की भी दिक्कत होती है कि नहीं? ये इतने बड़े दिग्गज यहां आए हैं ना, ये आपका सब दब चुका है। जब तक वो कपड़ा नहीं हटाते, सांस नहीं ले पाते, जब तक ये दिग्गज लोगों को नहीं हटाएंगे, आपको विकास का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए
हिंदुस्तान की राजनीति की बात की जाए तो गुरुवार को बिहार की चुनावी बिसात पर सबसे ज्यादा हलचल मची रही। वजह थी मोदी की चुनावी दौड़ और सोशल साइट पर नीतीश कुमार के कुछ पोस्ट्स। मोदी ने बिहार में दनादन सभाओं को संबोधित किया तो विपक्ष ने भी जमकर मोदी पर निशाना साधा और मोदी ने किया वापस पलटवार। नरेंद्र मोदी ने चतरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में फिलहाल पतझड़ का मौसम है। सामान्य रूप से जब चुनाव होते हैं तो जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ सारे दल इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के जो सत्ता में है उसको निकालने के लिए, परिवर्तन के लिए योजना बनाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी आना जाए, मोदी प्रधानमंत्री बनना जाए, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ रही है, कुछ भी करो, मोदी को मत आने दो। यह आक्रोश इस बात की गवाही दे रहा है कि इस चुनाव में भाजपा की आंख ही चल रही है, आंख ही चल रही है। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है उनको सजा करने का वक्त आ चुका है और इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे आज आग्रह करने आया हूं, इनका विकास में विश्वास नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति करने में तुले। वहीं बक्सर के धनसोई में बिहार के मुखिया का कार्यक्रम था। इसमें जनता की अपेक्षित भीड़ नहीं पाकर नीतीश कुछ ही देर रुके, लेकिन विरोधियों को घेरने से नीतीश कुमार नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जिनके एक कार्यक्रम पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है उनके पास वो पैसा कहां से आता है। नीतीश ने कहा कि बीजेपी को अपने असली नेताओं की कद्र ही नहीं है, उन्हें उपेक्षित कर दिया गया है। वहीं राजद पर वार करते हुए नीतीश बोले कि लालटेन लेकर पति पत्नी दिन में ही घूम रहे हैं। ये तैयार किसने किया था? एक तो हम लोगों के पार्टी के उस समय के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जसवंत सिंह जी ने उसको तैयार किया। जो एनडीए का राष्ट्रीय कार्यक्रम तय करने वाला व्यक्ति था और जो अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। जब जॉर्ज साहब कुछ दिनों के लिए हटे थे तो रक्षा मंत्री का भी दायित्व मिला है। ये जानकर आश्चर्य होता है और हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कौन सी राजनीति इस देश में चलाना चाहे। इसका मतलब है कि जिस तरह से पार्टी पर कब्जा किया है उसी तरह से और किसी भी प्रकार से अलग राय रखने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पार्टी ने हाल किया है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, वही हाल वे लोग अब नए अवतार में इस देश के साथ करना चाहते हैं कि अगर किसी ने सिर उठाने की कोशिश की या किसी ने विरोध का स्वर मुखर किया तो उसको कुचल लिया जाएगा। और ये जान लीजिए आखिर कहां से पैसा आ रहा है। इतना ज्यादा धन का प्रयोग इसके पहले किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। ये पैसा कहां से आ रहा है? अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने आरा में जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी मीना सिंह के समर्थन में वोट मांगे और अपने विकास कार्यों को गिनाया। इस मौके पर मुस्लिम लीग के खालिद अंसारी ने भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की घोषणा की। नहीं पहुंचती है। इतने दिनों में हमने कोशिश की है कि समाज के सभी तबके के लोगों को हम जोड़ें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, समाज के किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी लोग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी खिदमत करने की हमने कोशिश
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल के 2 बड़ी क्रिकेट टीमों को आने वाले आईपीएल में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी राजस्थान रॉयल्स है। दोनों टीमों पर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के चलते आरोप लगे हैं। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और प्रस्ताव भी रखे, जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से श्रीनिवासन को हटाने और उनकी जगह कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बनाने का प्रस्ताव भी रखा। कोर्ट ने कहा कि इंडिया सीमेंट, जो कि आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स को संचालित करती है, वो बीसीसीआई में कोई पद नहीं मिलती है। एसोसिएशन ऑफ बिहार के याचिका पे सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हरीश साल्वे साहब ने करीब 2.5 घंटा बहस किया और उन्होंने तमाम वो दलीलें रखी जो साबित करता था कि श्रीनिवासन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कैसे मैयप्पन को छोड़ के बाकी सब लोगों के ऊपर बीसीसीआई ने कार्रवाई किया। अनेक सारी बातें रखी, एविडेंस दिखाए और तमाम दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने 3 प्रपोज इंटरिम ऑर्डर आज किया है, जो कल 10:30 बजे होगा। लेकिन उसने भरे कोर्ट में दोनों तरफ के अधिवक्ताओं के सामने 3 प्रपोज्ड इंटरिम ऑर्डर किया है। सर्वप्रथम श्रीनिवासन को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से रिमूव किया गया है और उनके जगह में जब तक ये मुकदमा चलेगा भारतीय क्रिकेट के महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर बीसीसीआई के अध्यक्ष का। इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के पद से हटने के मामले में कहा था कि वे ऐसा नहीं करेंगे और शीर्ष कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। श्रीनिवासन ने बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और उन्हें कोई जबरदस्ती बीसीसीआई से बाहर नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव और सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं जताई। शुक्ला ने कहा कि वे न्यायालय के मामलों में किसी तरह का बयान नहीं देना चाहते, बल्कि सभी को कल आने वाले फैसले का इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद टिप्पणी की जा सके। कोर्ट के अंतिम फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर कल बहस होगी और जब जो संबंधित पक्ष है अपना पक्ष जब वहां पे रखेंगे कोर्ट में, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है, अंतिम फैसला आता है, उसके बाद ही इस पे कोई टीका टिप्पणी की जा सकती है। योर ओपिनियन ऑन सुनील गावस्कर एज द इंटरिम हेड? बोला कोर्ट ने जो सजेशंस दिए उन पर कल बहस होगी और इसके बाद ही कोई निर्णय जो है आएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत जन टीवी मॉर्निंग न्यूज में। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने आतंकी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर, खासकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आड़े हाथ लिया है। भाजपा नेताओं पर हमले की खुफिया जानकारी पर सीतारमण ने कहा कि गया में मोदी की रैली को लेकर पहले ही सूचना दे दी गई थी, इसके बावजूद वहां नक्सली हमला हुआ, जो चिंता का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि धमकियां और हमले की वारदात खासकर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाकर हमेशा से किया जाता रहा है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के पास गए थे, वो तब जब इंफॉर्मेशन मिला मीडिया के द्वारा कि थ्रेट है बीजेपी नेतृत्व के ऊपर और थ्रेट है श्री नरेंद्र मोदी जी के रैली के ऊपर, और इन सभी विषयों को लेकर के होम मिनिस्टर के पास हम गए थे। और आज तक जितने भी खुलासा होते आ रहे हैं, इन सब से हमारे पक्ष की बात पुष्टि हो रही है और हमारे पक्ष के बाद साबित हो रही है कि हमारी शक जो था। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जिसमें उसे सेबी के पास 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया था। इनमें से 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी थी। इस शर्त को मानने पर ही कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जमानत देने की बात कही थी। सहारा समूह ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि वह सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं करा सकता। सहारा समूह के वकील ने कहा, सुब्रत रॉय को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। सहारा 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने की स्थिति में नहीं है। किसी व्यक्ति को जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहना सही नहीं है। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को लेकर जाने वाले एयरक्राफ्ट के इंजन में गुरुवार को आग लग गई। इससे विमान उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि समय रहते राज्यपाल पहाड़िया को नीचे उतार लिया गया। जानकारी के अनुसार उड़ान भरने से पहले ही विमान के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। उसके चलते विमान उड़ नहीं पाया। वहीं खबरों के अनुसार पहाड़िया को घटना के बाद नजदीकी अस्पताल में ले जाना पड़ा। विमान हरियाणा सरकार का था। आम चुनावों की सरगर्मी में तमिलनाडु के सियासी समीकरणों और रणनीतिक हितों के उलझाव के बीच भारत ने श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आए प्रस्ताव पर मतदान से किनारा कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों की ओर से आया प्रस्ताव 12 के मुकाबले 23 मतों से पास हो गया। परिषद में 2009 के बाद से यह पहला मौका है जब भारत ने मतदान में अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। जिनेवा में मतदान पर भारतीय नजरियों को स्पष्ट करते हुए भारतीय स्थायी प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा ने कहा कि परिषद में लाया गया प्रस्ताव दखलंदाजी भरा है। श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की वकालत करने वाले इस प्रस्ताव को भारत ने अव्यवहारिक और नकारात्मक प्रभाव डालने वाला भी करार दिया। महत्वपूर्ण है कि भारत ने 2009, 2012 और 2013 में श्रीलंका के खिलाफ पेश प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था। गुरुवार को हुए मतदान में भारत समेत 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वहीं 12 अन्य देशों ने खिलाफ में मतदान किया। भारत को आजादी पाए 65 वर्ष हो गए हैं, मगर आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका देश आज भी गुलाम है। इन्हीं में से एक थी पोलियो, जिस पर भारत ने एक लंबी और मुश्किल लड़ाई जीत ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देशों की सूची में शुमार कर लिया है। गुरुवार को दिल्ली स्थित WHO के कार्यालय में आयोजित समारोह में दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इसमें भारत भी शामिल है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय प्रमाणीकरण आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को पोलियो मुक्त देश का प्रमाण पत्र सौंपा। गुलाम नबी आजाद ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। जीत के रथ पर सवार, आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय क्रिकेट टीम अब जब मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप बी में अपने तीसरे मुकाबले के लिए उतरेगी तो उसका एकमात्र लक्ष्य सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना होगा। कुछ दिनों के आराम के बाद मैदान पर लौट रही भारतीय टीम इस समय अपने ग्रुप बी में सर्वाधिक 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि उसका मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होने जा रहा है जो बिना किसी अंक के सबसे निचले स्थान पर है। मजबूत स्थिति वाली भारतीय टीम इस समय मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से तैयार है और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उसने अभी तक टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और साथ ही क्षेत्र रक्षण, इन तीनों विभागों में
टीम ने व्यापक सुधार किया है और एशिया कप में इसी मैदान पर फिसड्डी साबित हुई भारतीय टीम अब टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम बन चुकी है। वहीं पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी तीरंदाज लिंबाराम के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लिंबाराम को उन्हीं के शिष्य ने हनुमानगढ़ में एकेडमी के लिए सस्ती जमीन दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की चपत लगा दी। लिंबाराम ने जयपुर के ज्योतिनगर थाने में आरोपी प्रवीण के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार प्रवीण हनुमानगढ़ में जमीन दिलाने के नाम पर 2 किश्तों में 5 लाख रुपए लेकर गया, साथ ही काम जल्दी कराने के लिए अवार्ड भी ले गया। लिंबाराम ने कई बार जमीन के बारे में पूछा पर जवाब नहीं मिला। फर्जीवाड़े का पता चलने पर लिंबाराम ने पैसे और अवार्ड मांगे पर प्रवीण ने मना कर दिया। प्रवीण 2008 में लिंबाराम के संपर्क में आया था और साल भर तीरंदाजी भी सीखी थी। 2010 में लिंबाराम को कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 मेडल जीतने पर पुरस्कृत किया गया था। गुजरात में पाटन के सिद्धपुर तहसील में एक तेंदुए का आतंक मचा हुआ है। ढिंढोल गांव में इस तेंदुए ने अब तक करीब 9 लोगों को घायल भी कर दिया है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खोज कर ट्रैंक्विलाइजर की मदद से उसे बेहोश किया और जंगलों में वापस छोड़ा है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल को टक्कर दे सकती हैं स्मृति ईरानी, अमेठी से प्रत्याशी बनाने पर बीजेपी कर रही है विचार तो सोनिया के खिलाफ उमा दे सकती हैं चुनौती। नमो की रैली में बेकाबू हुए युवा, गया में सभा के दौरान जमकर हुआ हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर बीसीसीआई आज देगा जवाब, गावस्कर को बोर्ड अध्यक्ष बनाने और टीम पर प्रतिबंध का कोर्ट ने दिया था प्रस्ताव। श्रीलंका के खिलाफ मतदान से भारत ने किया किनारा, मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे पर अमेरिका की शाह पर पेश किया गया था प्रस्ताव। और सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी टीम इंडिया, बांग्लादेश के खिलाफ टीम के हौसले बुलंद, कैप्टन कूल पर दिख सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर। और जन टीवी से जुड़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारे ट्विटर पेज www.twitter.com/JanTV_India। वहीं फेसबुक पर आप आ सकते हैं हमारे पेज /JanTVIndia पर भी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.jantv.in पर भी। और जन टीवी मॉर्निंग न्यूज में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।